हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट। आज हम लोग को पढ़ना है 10th क्लास का विज्ञान अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। सभी पदार्थ तत्व यौगिक एवं मिश्रण के रूप में पाया जाता है। ऐसे पदार्थ जो एक ही अणु से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। उदाहरण आयरन, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, सोडियम इत्यादि। हम अपने आसपास जितने भी पदार्थ देख रहे हैं सभी तत्व यौगिक या मिश्रण के रूप में पाया जाता है और तत्व जो होता है एक ही अणु से मिलकर बना होता है। तत्वों का वर्गीकरण करना क्यों आवश्यक है? तत्वों को सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक हो गया ताकि इसको अध्ययन में आसान हो जाए। तत्वों को वर्गीकृत करने में प्रथम भूमिका डोबराइनर का होता है। डोबराइनर का त्रिक नियम, जिन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया, वह नियम इस प्रकार से है। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमागत ढंग से सजाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होता है जिन्हें त्रिक कहा गया। त्रिक के मध्य तत्वों के परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। मतलब उन्होंने बताया कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सजाया जाए, क्रमागत ढंग से सजाया जाए तो पहला और तीसरा तत्वों के द्रव्यमानों का औसत माध्य जो होगा मध्य वाले तत्वों के परमाणु भार के बराबर होगा और यह नियम डोबराइनर का त्रिक नियम कहलाया। यह हम लोग कुछ डायग्राम में देख सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम और पोटेशियम का द्रव्यमान का योग का औसत माध्य सोडियम के द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ 2 नंबर और एग्जाम्पल, कैल्शियम और बेरियम के द्रव्यमान का योग का औसत माध्य स्ट्रेशियम का होता है। जो यहाँ आपको नीचे दिखाया गया है कि कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है परमाणु द्रव्यमान 40.1 होता है और बेरियम का 137.3 होता है। जब दोनों का द्रव्यमान का योग का औसत माध्य निकालेंगे तो स्ट्रेशियम का द्रव्यमान का औसत माध्य स्ट्रेशियम का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। डोबराइनर का त्रिक नियम की सीमाएं। डोबराइनर उस समय तक केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर सके थे। डोबराइनर त्रिक की असफलता। जिस आधार पर J.W. डोबराइनर ने त्रिक बनाए थे उस आधार पर वे 3 ही त्रिक का पता लगा पाए। वे अन्य तत्वों के साथ कोई और त्रिक नहीं बता सके, इसीलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति असफल नहीं रही। डोबराइनर ने कम द्रव्यमान वाले तत्व से शुरू करके इसे 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त कर दिया। उसके बाद में डोबराइनर के बाद न्यूलैंड्स जो रसायनज्ञ के आपको महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया। तत्वों को वर्गीकृत करने में अपना भी भूमिका इसमें दिया और उनका नियम जो है इस प्रकार है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम ने प्रतिपादित किया जो इस प्रकार है। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कहीं से भी शुरू कर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण वाले तत्व के गुण के समान होते हैं, इसीलिए इसे अष्टक नियम कहते हैं। पहला तत्व लिथियम से आरंभ कर 8वें तत्व सोडियम के गुण लिथियम के समान होता है। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान है। उन्होंने इस वर्गीकरण की तुलना संगीत के अष्टक से की। इसका नाम अष्टक सिद्धांत रखा। ऐसा इसलिए ताकि जिस प्रकार संगीत के साथ स्वर होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, शुरुआत भी सा और अंतिम भी सा, इसी प्रकार उन्होंने इस एग्जाम्पल से उन्होंने बतलाया कि तत्वों को यदि बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो पहला और 8वां तत्व का गुण समान होगा, जिस प्रकार संगीत के स्वर होता है। न्यूलैंड्स के वर्गीकरण को न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह हम लोग कुछ देख रहे हैं।
हाइड्रोजन का गुण फोलिन के हाइड्रोजन से 8वां गुण फोलिन का होगा। और लिथियम का 8वां तत्व सोडियम है, जो लिथियम और सोडियम का गुण के बराबर होगा। बेरियम का 8वां तत्व मैग्नीशियम होगा, जो आपको क्या होगा, समान होगा। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि पहला और 8वें तत्वों का गुण लगभग समान होता है। यदि परमाणु भार के बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर क्रमागत ढंग से सजाया जाए तो पहला और 8वें तत्व का गुण समान होता है, और इस नियम का न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा जाता है। न्यूलैंड्स का अष्टक में सोडियम लिथियम के बाद 8वें स्थान पे है तथा दोनों के गुणधर्म लगभग समान है। उसी तरह बेरिलियम मैग्नीशियम के गुणधर्म समान है। न्यूलैंड्स के अष्टक की सीमाएं या दोष। न्यूलैंड्स के अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि न्यूलैंड्स के अष्टक में कैल्शियम के बाद आने वाले प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता है। ये हल्के तत्व तक ही लागू था, कैल्शियम तक ही लागू हुआ। उसके बाद आने वाले जितने भी तत्व थे, ये पहले और 8वें तत्व का गुणधर्म समान नहीं होता था, इसलिए ये न्यूलैंड्स का अष्टक सीमा जो है यहाँ अंत हो जाता है। यहाँ ये दोष माने जाते हैं, ये दोष साबित हो जाता है। ऐसा लगता है कि न्यूलैंड्स ने माना कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान है। न्यूलैंड्स ने वो एक भविष्यवाणी किया कि 56 तत्व ही विद्यमान है, इसके बाद कोई नए तत्वों की खोज नहीं होगा। बाद के दिनों में अन्य कई तत्वों की खोज के बाद पाया गया कि उनके गुणधर्म न्यूलैंड्स के अष्टक के सिद्धांत में मेल नहीं खाता है। बाद में बहुत सारे ऐसे तत्व प्राप्त हुए जो आपको न्यूलैंड्स के गुणधर्म अष्टक सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा था। न्यूलैंड ने कोबाल्ट तथा निकेल को समान गुण धर्मों के आधार पर एक ही समूह में रखा, जबकि लोहा जिसका गुण धर्म कोबाल्ट तथा निकेल के समान ही है, को इन दोनों तत्वों से काफ़ी दूर रखा। उन्होंने न्यूलैंड्स ने क्या रखा? न्यूलैंड ने कोबाल्ट और निकेल को समान गुणधर्म में रखा, जबकि फेरस और कोबाल्ट निकेल का समान गुण ही था। फेरस भी क्या था? कोबाल्ट और निकेल के ही समान गुणधर्म के था, लेकिन इसको अलग रखा। इसलिए भी न्यूलैंड्स के अष्टक आपको सिद्धांत में दोष साबित हो गया। न्यूलैंड्स ने कोबाल्ट तथा निकेल को क्लोरीन तथा फ्लोरीन के साथ समान समूह में डाला, जबकि कोबाल्ट निकेल का गुणधर्म क्लोरीन फ्लोरीन से बिल्कुल अलग है। तो ये न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत का दोष साबित हुआ। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। अष्टक का नियम केवल कैल्शियम तक ही तत्वों के लिए सत्य था। नोट: परंतु अक्रिय गैसों की खोज हो जाने के बाद इस नियम का परित्याग कर दिया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी। डामैत्री इवानोविच मेंडलीव ने एक रसायन वैज्ञानिक थे। तत्वों के वर्गीकरण में मेंडलीव का प्रमुख योगदान रहा। मेंडलीव ने ही तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर प्रथम बार सफलतापूर्वक वर्गीकृत किया। तत्वों को मेंडलीव के द्वारा वर्गीकरण को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। मेंडलीव ने हाइड्रोजन से शुरू कर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम आरोही क्रम में एक टेबल में व्यवस्थित किया। मेंडलीव की आवर्त सारणी न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी से मिलती थी। मेंडलीव ने रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत तत्वों को ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर बनने वाले यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया। मेंडलीव ने ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को इसलिए चुना कि वे अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के साथ संयोग कर यौगिक बनाते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को हाइड्राइड तथा ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण में मूलभूत गुणधर्म माना।
मेडलिव की आवर्त सारणी के नियम। तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मेडलिव की आवर्त सारणी का अवलोकन। मेडलिव की आवर्त सारणी को ऊर्ध्व स्तंभ तथा क्षैतिज पंक्तियों में बांटा। मेडलिव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त या पीरियड कहते हैं। मेडलिव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ 8 ग्रुप तथा 6 आवर्त है। मेडलिव की आवर्त सारणी में प्रथम से लेकर 7वें ग्रुप दो दो उप वर्ग में बटी गई, जिन्हें ग्रुप ए तथा ग्रुप बी कहा जाता है। मेडलिव की आवर्त सारणी में चौथे आवर्त से लेकर 7वें आवर्त तक के 2 भागों प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी में बांटी गई। मेडलिव की आवर्त सारणी में 8वें ग्रुप के संक्रमण श्रेणी में कहा जाता है। यह हम लोग देख सकते हैं कि 8वें श्रेणी में ट्रांजिशन सीरीज है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि मेडलिव ने क्या हुआ, 8 आपको ग्रुप बांटा। जो ये आपको उदग्र दिख रहा है ये ग्रुप है, इससे हम स्तंभ कहते हैं। और जो आपको क्षैतिज है तो वह क्या है, आवर्त या पीरियड कहलाता है। और मेडलिव ने 6 आवर्त किया था। और ये आपको ग्रुप को ए और बी 2 उप वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया था। मेडलिव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। मेडलिव ने उनकी आवर्त सारणी में कुछ वैसे तत्व जिनके परमाणु भार अपेक्षाकृत कम थे को उनसे ज़्यादा परमाणु भार वाले तत्वों के बाद रखा, ताकि उन्हें समान गुणधर्म वाले तत्वों के साथ समान ग्रुप में वर्गीकृत किया जा सके। जैसे कोबाल्ट, जिसका परमाणु द्रव्यमान 58.9 है, और निकेल जैसे परमाणु द्रव्यमान को 58.7 के पहले रखा। मैंने अधिक द्रव्यमान वाले को पहले रखा, कम द्रव्यमान वाले को बाद में रखा, ताकि उनके रासायनिक गुणधर्म समान रूप से वर्गीकृत किया जा सके। इसलिए रासायनिक गुणधर्म वाले तत्वों को समान रूप से वर्गीकृत किया जा सके, इसलिए मेडलिव ने अधिक द्रव्यमान वाले तत्व कोबाल्ट को पहले रखा और निकेल कम द्रव्यमान वाले तत्व को बाद रखा। मेडलिव ने उनकी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए, ताकि भविष्य में खोज किए जाने वाले तत्वों को विशेष गुणधर्मों के आधार पर उन्हें खाली जगहों पर समान गुणधर्मों वाले तत्वों के साथ वाले समूह में रखा जा सके। इस तरह मेडलिव ने उन तत्वों के बारे में भी भविष्यवाणी की जिनकी उस समय तक खोज भी नहीं हुई थी। मेडलिव ने यह बता दिया था, भविष्यवाणी कर दिया था कि भविष्य में कुछ और नए तत्वों की खोज हो सकता है, इसलिए उन्होंने रिक्त स्थान छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि समान गुणधर्म वाले तत्व अगर नए खोज होते हैं तो समान गुणधर्म वाले समूह में ही आपको क्या होगा, रखा जाएगा। मेडलिव के वर्गीकरण की सीमाएं। हाइड्रोजन को क्षार धातु के साथ रखा गया, क्योंकि हाइड्रोजन क्षार धातु की भांति ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक का निर्माण करता है। दूसरी ओर हाइड्रोजन की तरह द्विपरमाणु अणु के रूप में पाया जाता है एवं धातुओं तथा अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाता है। अतः मेडलिव ने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया और ना ही हाइड्रोजन के स्थान की व्याख्या की। यह मेडलिव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है सहसंयोजक यौगिक बनाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ऑक्सीजन एवं सल्फर जैसे कुछ ऐसे हैं जो आपको सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं और ये द्विपरमाणु अणु का निर्माण करते हैं। इसलिए हाइड्रोजन का नियत स्थान उन्होंने नहीं दिया मेडलिव ने, और यह मेडलिव की आवर्त सारणी में सबसे कमी थी।
और हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ ही उन्होंने रखा। मेंडलीफ द्वारा आवर्त सारणी तैयार करने के बहुत बाद समस्थानी का पता चला। समस्थानी के रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानी को इंग्लिश में आइसोटोप कहते हैं और जिनका रासायनिक गुण समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो तो वे समस्थानी कहलाते हैं। और साथ ही एक संभारिक भी होता है जिसे इंग्लिश में आइसोबार कहा जाता है, इसमें जिक्र नहीं किया गया है। संभारिक कहता है जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें संभारिक कहा जाता है। तो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी तैयार करने के बहुत बाद समस्थानिक का पता चला। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार तत्वों के समस्थानिक मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लिए एक चुनौती बन गई थी। चूंकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का आधार तत्वों के परमाणु द्रव्यमान थे, अतः यदि समस्थानिकों को आवर्त सारणी में समावेशित किया जाता है तो सारणी का क्रम खराब हो जाता है। अगर खराब हो जाता है मेंडलीफ ने कुछ अपेक्षाकृत कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को ज़्यादा परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों के बाद रखा, जैसे कोबाल्ट। कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.93 को निकेल परमाणु द्रव्यमान 58.71 के पहले रखा। ये मेंडलीफ के आवर्त सारणी की कमी थी जो पहले भी थोड़ा पहले बतलाया गया था। उपरोक्त कमियों के बावजूद भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी ने विज्ञान को एक नई दिशा दी। साथ ही मेंडलीफ के द्वारा नए तत्वों के बारे में अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार बल्कि उनको इस सिद्धांत का सृजक भी माना। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी सर हेनरी मोसले ने 1913 में बतलाया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उनकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है तथा तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी तैयार की गई। आधुनिक आवर्त नियम। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी का अवलोकन। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया गया। चूंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम है अतः हाइड्रोजन को आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिसे ग्रुप कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें पीरियड या आवर्त कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले ग्रुप में अल्कली धातुएं क्षारीय धातु को रखा गया जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि। आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे ग्रुप सेकेंड में अल्कलाइन अर्थ मेटल को रखा गया जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि। हम यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबियम ये सब एल्कली मेटल है, क्षारीय धातु है। और बेरिलियम, मैग्नीशियम ये सेकेंड आपको ग्रुप में रखा है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। और हम लोग इसमें देख सकते हैं कि ये जो है आपको ब्रॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये जो सीढ़ी नुमा की तरह है, सेवेडियम, एंटामनी, ट्रिलियम, पोलेनियम ये सभी क्या है उपधातु हैं। और इसके जस्ट आपको बाएं भाग जितनी भी धातु दिखाई देती है ये सभी आपको धातुएं हैं और उसके दाएं वाले जितने दिखाई देता है वो सभी अधातु हैं। 57 से 71 तक तत्व आपको लेथनाइड होते हैं और 89 से 103 तक आपको एक्टिनाइड होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अंतिम ग्रुप यानी 18वें ग्रुप में अक्रिय गैसों को रखा गया।
आधुनिक, यहाँ हम लोग देख सकते हैं 18वां ग्रुप जो है ये क्या है, ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेंडॉन एंड ये जो इतने भी होते हैं ये सभी आपको नोबेल गैसेस हैं, अक्रिय गैसेस हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं भाग में धातुओं को रखा गया। हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन एक अधातु है परंतु हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम होने के कारण इसे पहले ग्रुप तथा पहले आवर्त में रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी के दाएं भाग में उपधातु तथा अधातुओं तथा को रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में दो आवर्तों को अलग से सारणी के नीचे रखा गया जिनमें लेथनाइट तथा एक्टिनाइट को रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर संयोजी इलेक्ट्रॉन को संख्या को बतलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या उनमें रखे गए तत्वों की परमाणु में वर्तमान कक्षा की संख्या को बतलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान, सभी अल्कली धातुओं को पहले ग्रुप में रखा गया। सभी क्षारीय मृदा धातु को आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे ग्रुप में रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में सभी अक्रिय गैसों को रखा गया। लेथनाइट तथा एक्टिनाइट को अलग से दो पंक्ति आधुनिक आवर्त सारणी में नीचे रखा गया। इस प्रकार अन्य सभी तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर एक ग्रुप में रखा गया। वैसे सारे तत्व जिनके परमाणु में कक्षा की संख्या समान है को समान आवर्त में रखा गया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन को तृतीय आवर्त में रखा गया चूंकि इन तत्वों के परमाणु की कक्षा संख्या 3 है। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है बहुत ही उपयोगी है, आप इसे नोट कर सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए अधिक उपयोगी होगा। थैंक्स।